Hello everyone. Welcome to Answer Kari. Uh, Today we discuss the important article of newspaper. पहले हम चर्चा करेंगे किस तरह से खुली जेल के दायरे को बढ़ाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का, पर उसकी क्या प्रक्रिया। उसके बाद हम देखेंगे किस तरह से HIV पीड़ित महिला भी अपने बच्चों को स्तनपान करा सकती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे किस तरह से अरुणाचल प्रदेश में पाई गई फिश के विषय में। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे कोरेला झील के विषय में। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे किस तरह से पी नोट्स के विषय में कि किस तरह से FDI और सेबी से संबंधित या फिर विदेशी निवेशकों के विषय में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से G20 के माध्यम से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा कहा गया कि न्याय जो है वह सभी के लिए है, या फिर जज कोई ना तो राजकुमार है और ना ही संप्रभुत्व है। उन विषयों में चर्चा करने के बाद हम डिस्कस करेंगे किस तरह से केरल में वेस्ट फीवर जो फैल रहा है उसके विषय में। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे अंटार्कटिका ट्रीटी के बारे में जो केरल में होने जा रही है। लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट टॉपिक। देश में खुली जेल के दायरे को कम करने का कोई प्रयास नहीं किया जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने के द्वारा यह निर्देश दिए गए, जिसमें उन्होंने कहा कि दोषियों को आजीवन कारावास में रखने के दौरान उन्हें बाहर का काम कराया जाता है, ताकि अगर वह एक लिमिटेड समय के लिए उन्हें से काम कराया जाता है, जिसमें उन्हें बाहर रखा जाता है और शाम के टाइम उन्हें वापस उनकी जेल में भेज दिया जाता है, जिसकी वजह से उनकी मनोदशा और पे जो दबाव है वो कम पड़ता है। और उसके अलावा अगर वह जेल से छूटने के बाद जब बाहर जाते हैं तो बाहर के जीवन के साथ समन्वय कर सके, इसलिए इस तरह की नीति अपनाई जाती है। वहीं इस ताकि उनके बाहर के जीवन में कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। कैदियों से संबंधित मामलों में न्याय मित्र के रूप में सहायता कर रहे वकीलों को परामर्श में कहा गया है कि केंद्र द्वारा एक आदर्श मसौदा या नियमावली तैयार की जानी चाहिए, जिसमें खुले शिविर संस्थान जेल के नाम या फिर विभिन्न प्रकार की जो खुले सुधारात्मक संस्थान है उनके विषय में चर्चा की जाए, जिससे कि आदर्श जेल नियमावली 2016, आदर्श कानून कारागाह एवं सुधार सेवा अधिनियम 2023 के बाद सुधार संस्थान के द्वारा स्थायी रिपोर्ट प्रकट की गई है। जब हम देखते किस तरह से मुल्ला कमेटी जो कि समिति जो कि जेल से संबंधित है, जिनके द्वारा जेल सुधार संबंधित नियम दिए गए थे। उसके अलावा हम देखते हैं किस तरह से जेल में जो स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं मिलनी चाहिए उसमें किसी प्रकार की कटौती नहीं की जानी चाहिए। वहीं जब शीर्ष अदालत राजस्थान, महाराष्ट्र, केरल, पश्चिम बंगाल में निर्देश दिए गए हैं कि वहां पर जो भी नियमावली उनको पूर्ण रूप से लागू किया जाए, और राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण नालसा के द्वारा अपने अनुभव को साझा किया जाए ताकि वह इसके ऊपर नियमित रिपोर्ट पेश कर सके। ऐसी संस्था बनाई जाए जिसके माध्यम से इस तरह की कार्य को किया जा सके। अमेरिका बाल रोगी विशेषज्ञों का दावा है कि किस तरह से HIV पीड़ित महिला के द्वारा भी स्तनपान कराया जा सकता है, पर उसके लिए एक कंडीशन ये है कि वह नियमित रूप से एड्स की दवाई लेती हो, जिसकी वजह से जो भी विषाणु है वह निष्प्रभाव हो गई हो। जो हम बात करते हैं 1980 के दशक में देखा गया था कि HIV महामारी के दौरान अंशानुषा को बदला गया था, जिसके द्वारा यह था कि किस तरह से नियमित दवाइयों के लेने से के बाद जो स्तनपान करवाए जाने के बाद जो संक्रमण का खतरा है वह कम हो जाता है, 1% से भी वह काफी कम हो जाता है। उसी को आगे साझा किया गया किस तरह से रेट्रोवायरल थेरेपी के तौर पर ली जाने वाली दवा के माध्यम से इस खतरे को खत्म किया जा सकता है, फिर बहुत कम किया जा सकता है। जिस तरह से यह देखा गया किस तरह से 6 महीने तक स्तनपान कराने के बच्चों को केवल स्तनपान ही कराना चाहिए ताकि उनकी इम्यून सिस्टम अच्छे से काम करता रहे और वह स्वस्थ हो। इसलिए अनिवार्य है कि बच्चों को 6 महीने तक स्तनपान ही कराया जाए। इसी प्रक्रिया के लिए देखा जाता है किस तरह से अगर स्तनपान या बाहरी दूध के अलावा और कुछ उन्हें पिलाया जाता है जिसकी वजह से उनकी पाचन क्रिया प्रभावित होती है और HIV से संक्रमण होने का खतरा उनका और अधिक बढ़ जाता है। इसीलिए यह दावा किया गया है कि HIV की दवा लेने से पहले 30% संक्रमित माओ के जरिए स्तनपान कराया गया था, जिससे कि यह खतरा बहुत ही न्यूनतम स्तर पर रह गया और कम हो गया अगर लगातार दवाई का प्रयोग किया जाए। तो इसके लिए एट्री रोटा वायरस थेरेपी का प्रयोग किया जाता है।
और इसके अलावा अनिवार्य है कि समाज में भी एचआईवी पीड़ितों को एक समान स्तर पर देखा जाए, किस तरह से उनके साथ भेदभाव ना किया जाए ताकि वह भी सामान्य मनुष्य की तरह अपना जीवन जी सके। भारत में एक दिन का राजकोषीय शोक मनाया जाएगा। हाल ही में देखा गया था किस तरह से रविवार को ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, जो कि अपने विदेश मंत्री या फिर अन्य लोगों के साथ हेलीकॉप्टर से सवार होकर तबरेज शहर की तरफ जा रहे थे, जहां मौसम खराबी के कारण हेलीकॉप्टर शिकार हादसे का शिकार हो गए, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। इसी कारण भारत में एक दिन का राष्ट्रीय शोक रखा गया, जिसमें भारत के उन सभी इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज को झुका आधा आधा झुका रहेगा तथा नियमित रूप से जहां फहरा रहता है। इसके अलावा कोई भी मनोरंजन वाला कार्यक्रम इस समय के अवधि के बीच में नहीं चलाया जाएगा। कोलेरू झील, तो यहाँ देख सकते हैं किस तरह से जो कोरेलू झील है वह देश की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील में से एक है, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थापित है, जो कि कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टा के बीच में स्थापित है, जो कि मध्य एशियाई फ्लाइंगो नामक पक्षी, जो कि प्रवासी पक्षी के आकर्षण का मुख्य कारण थी और वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में घोषित थी, जिसे 2002 में रामसर कन्वेंशन स्थल के रूप में घोषित किया गया था। इस झील की मौसमी नदियों की बात करें तो बदमेरू और तमिलेरू नदी से इसमें सीधा पानी मिलता था। हाल देख सकते हैं कि किस तरह से यह झील पूर्ण रूप से सूख चुकी है। वन ऑफ द लार्जेस्ट लेक ऑफ द कंट्री। तो यहाँ याद रख सकते हैं कि कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में 2002 में उसे रामसर कन्वेंशन के माध्यम से स्थल घोषित किया गया था। पार्टिसिपेटरी नोट, ये पी नोट्स, जब हम पी नोट्स की बात करते हैं देख सकते हैं किस तरह से IFSC गिफ्ट इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में रहने वाले भारतीय प्रतिभूति एवं सेबी के साथ पंजीकरण विदेश पोर्टफोलियो निवेशकों को ऑफर डेरिवेटिव इन्वेस्टमेंट जारी करने की अनुमति दी गई है। किस तरह से यह लोकप्रिय रूप से पी नोट या फिर प्रॉपर्टी नोट्स के नाम से जाना जाता है। जब पी नोट्स की बात करते हैं फिर पार्टिसिपेटरी नोट्स की बात करते हैं तो यह एक पंजीकृत FPI द्वारा दिया जाने वाला उपकरण है, जिसमें भारतीय प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए और विदेशी निवेशकों को हेज एंड फंड के माध्यम से वित्तीय उपकरण उपलब्ध करवाए जाते हैं, जो कि सेबी के साथ पंजीकृत करवाने की आवश्यकता नहीं होती। ये पंजीकरण विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा किया जाता है, जो कि सेबी के तहत शेयर बाजार में निवेश कर सकते हैं। नेक्स्ट कोडिंग, कोडिंग जीनोम और डार्क जीनोम। मानव जीनोम में पारंपरिक रूप से दो मुख्य घटक विद्यमान है, जिन्हें कोडिंग जीनोम और डार्क जीनोम कहा जाता है। हम कोडिंग जीनोम की बात करते हैं तो यह 20,000 एंटोटेड मानव प्रोटीन कोडिंग जीन है, जिसके जीन उत्पन्न करने के लिए जिम्मेवार है। तो किस तरह से इस जीन के माध्यम से प्रोटीन कोडिंग जीन है, जब हम कोडिंग जीन की बात करते हैं तो प्रोटीन का निर्माण करता है, जो कि जीन प्रोटीन के उत्पादक के लिए निर्देश को एनकोडेड करता है, विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक अणु है। जब हम डार्क जीनोम की बात करते हैं तो डार्क जीनोम शब्द जीनोम स्पेस की विशाल बहुमत को संदर्भित करता है, जिसमें कुल जीनोम का 98.5% हिस्सा शामिल होता है। यह सीधे प्रोटीन को एनकोड नहीं करता, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण तत्व होते हैं, जिसमें रिपीट एलिमेंट, एनहेंस रेगुलेटिंग स्कैन्स और नॉन कोडिंग RNA शामिल होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किस तरह से हाल ही में भारतीय अनुसंधान कृषि परिषद नेशनल ब्यूरो ऑफ फिशिंग जेनेटिक रिसर्च द्वारा अरुणाचल प्रदेश में कैटफिश की एक नई प्रजाति की खोज की गई है, जिसका नाम ग्लाइप्टोथेरस पुण्यवात्री नाम दिया गया है। यह ब्रह्मपुत्र नदी के बेसिन में तीस्ता नदी की सहायक नदी तुंग की स्ट्रीम में से एकत्रित की गई है। जिस नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसर्च के बारे में बात करते हैं तो यह एक शोध संस्थान है, जो कि मछली जर्म प्लाजा संसाधनों को संरक्षित और अध्ययन करने के विषय में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा काम करती है। मछलियों के अनुवांशिकता विविधताओं को पहचानने के या फिर उनके दस्तावेजों को संरक्षित रखने का कार्य करते हैं। जब इसकी स्थापना की बात करते हैं तो
1983 में इलाहाबाद में एक अस्थायी परिषद के माध्यम से इसकी स्थापना की गई थी, जो कि 1999 में लखनऊ में एक स्थायी परिषद के रूप में स्थानांतरित कर दी गई। नेक्स्ट, कि हाल ही में केरल में स्वास्थ्य विभाग ने 3 जिलों में वेस्ट नाइल बुखार के बारे में बुखार से संबंधित मामले हमें देखने के लिए मिले हैं। किस तरह से यह मानसून पूर्व सफाई अभियान की निगरानी के रखते हुए मच्छरों के कारण होने वाला फीवर है। तो जब हम वेस्ट नाइल फीवर की बात करते हैं तो इसका के कारण होने वाला वायरल बुखार के कारण क्यूलोरक्स प्रजाति के मच्छर को माना जाता है। क्यूलेक्स, तो प्रीलिम्स के लिए हम याद रख सकते हैं, क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छर के कारण वेस्ट नाइल फीवर होता है। यह अफ्रीका से आया वायरस है। तो क्यूलेक्स प्रजाति का मच्छर के द्वारा होने वाला नाइल फीवर वायरस के रूप में फैलता है, जो कि यूरोप और एशिया और उत्तरी अमेरिका में फैल गया था। जब हम फीवर की बात करते हैं तो मनुष्य के न्यूरोलॉजिकल रोगों का कारण बनता है, जो कि अधिकांश लोगों में लक्षण विकसित नहीं हो पाते, इसलिए इसके वजह से हम पता नहीं पड़ पाता। क्योंकि जब हम टीकाकरण या दवाई की बात करते हैं तो अभी तक कोई रोकथाम टीकाकरण दवाई उपलब्ध नहीं है। जब हम इसके संक्रमण की बात करते हैं तो 5 में से 1 व्यक्ति को बुखार, जोड़ दर्द, सिर दर्द, शरीर संबंधी दर्द जैसी समस्या देखने के लिए मिलती है। इसका नाम युगांडा के वेस्ट नाइल जिले के नाम पर रखा गया, जहां यह पहली बार 1937 में पाया गया था। नेक्स्ट, अंटार्कटिका संधि सलाहकार बैठक। तो भारत में 2024 में कोच्चि केरल में 46वीं अंटार्कटिका संधि बैठक होने जा रही है, जिसे पर्यावरण संरक्षण समिति की 26वीं बैठक की मेजबानी करेगा। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागरीय अनुसंधान केंद्र के माध्यम से इसका आयोजन किया गया है, जो कि पर्यावरण संरक्षण और वैज्ञानिक सहयोग के लिए सुविधाजनक होगा। अंटार्कटिका संधि के बारे में बात करें तो यह संधि प्रणाली के तहत प्रतिवर्ष बुलाई जाने वाली बैठक अंटार्कटिका के लिए महत्वपूर्ण है। यह संधि सलाहकार दल और हितधारकों के रूप में कार्य करती है। 1989 में हस्तांतरित और 1961 में लागू होने के बाद यह संधि अंटार्कटिका में शांतिपूर्ण उद्देश्य से वैज्ञानिक सहयोग और पर्यावरण को समर्पित की गई है। किस तरह से वर्तमान में 56 देश इसके हस्ताक्षर कर चुके हैं। नेक्स्ट है कट्टू पवम कुरिल तिरल, जो कि एक दुर्लभ वृक्ष प्रजाति है। तो यह भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो यह पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट है कावासाकी बीमारी क्या है? तो यह हृदय का विकार है, जो कि हृदय संबंधी समस्या को उत्पन्न करता है। जब हम गेहूं की नई किस्म की बात करते हैं तो HD 3386 गेहूं की एक नई किस्म है, जिसे हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा गेहूं बीज के उपज देने वाली नई किस्म की पेश की है। इसमें कृषि मंत्रालय की केंद्रीय बीज समिति के द्वारा दिया गया, जो कि येलो और लीफ रस्ट रोग के लिए प्रतिरोधक है। तो येलो और लीफ रस्ट रोग जो है वो गेहूं में होने वाला रोग है, यहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा यह रोग ज्यादातर उत्तर पश्चिम क्षेत्र में के गेहूं में होता है, जिसमें पश्चिम में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, राजस्थान में पाया जाता है। इसके अलावा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के द्वारा उच्च शिक्षा एवं कृषि विज्ञान में प्रशिक्षण के लिए भारत का सबसे बड़ा अग्रणी संस्थान है। यह संस्थान दिल्ली में स्थित है, जिसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा प्रसारित है। यह लोक रूप से पूषा इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्थापना 1904 में की गई थी तथा बिहार में, जिसे बाद में दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था। तो हम देख सकते हैं कि येलो और लीफ रस्ट जो रोग है वह गेहूं में पाया जाता है। नेक्स्ट है कादर जनजाति। जब हम कादर जनजाति की बात करते हैं तो अन्नामलाई, तमिलनाडु के अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में हाथी के कारण हुई एक मनुष्य की मृत्यु के कारण केंद्र में आई थी। जब इस जनजाति की बात की जाती है तो यह जनजाति हाथियों के साथ अपने सहअस्तित्व के लिए जानी जाती है। जब हम कादर जनजाति की बात करते हैं तो दक्षिण भारत की एक स्वदेशी आदिवासी समुदाय है, जिसे केरल, कोच्चि, तमिलनाडु, कोयम्बटूर की बीच की पहाड़ियों में पाया जाता है। पारंपरिक रूप से यह वन्य निवासी है, जो कि वन के उपज के ऊपर निर्भर रहते हैं, लेकिन यह खेती नहीं करते। यहाँ देख सकते हैं कादर जनजाति के द्वारा खेती नहीं की जाती तथा हाथियों के साथ सहअस्तित्व के लिए इन्हें जाना जाता है। जब हम बात करते हैं 21वीं सदी में शुरुआती आबादी इनकी 2000 थी, जो कि तमिल और कन्नड़
जैसी द्रविड़ भाषा को बोलते हैं। तो इनकी लैंग्वेज है तमिल और कन्नड़। केरल में इन्हें पीवीटीजी ग्रुप के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, लेकिन तमिलनाडु में इन्हें जातीय दर्जा नहीं मिला है। नेक्स्ट है कि किस तरह से जज संप्रभु नहीं है, वे न्याय के पक्षधर है। तो G20 सम्मेलन में भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ जी द्वारा कहा गया कि जज ना तो कोई राजकुमार है और ना ही संप्रभु है, वो न्याय के पक्षधर है। किस तरह से न्यायपालिका समाज के अधिकार और उन तक न्याय पहुंचाने के लिए सक्षम है। जब रियो डी जेनेरियो की बात करते हैं, जिसमें डिजिटल परिवर्तन और न्यायिक दक्षता को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए एक विषय पर G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें भारत के द्वारा उनकी उपलब्धियां बताई गई। जब हम डिजिटल परिवर्तन की बात करते हैं, तो हम देखते हैं किस तरह से भारत में भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा 7,50,000 से अधिक मामलों की सुनवाई की जा रही है भाई, जिसमें से 1.5 लाख से अधिक केस ऑनलाइन दर्ज हुए। डिजिटलीकरण की ई कोर्ट, EFIR जैसी सुविधाएं भारत में बढ़ती जा रही है, तो उनके विषय में चर्चा की जा सकती है। किस तरह से ई कॉन्फ्रेंस तक ही सीमित न रहकर भारत में सभी न्यायालयों द्वारा दिए गए फैसलों को क्षेत्रीय भाषाओं में, जो कि संविधान की 8वीं सूची में उपलब्ध सभी भाषाओं में अनुवादित करने का भी निर्णय लिया गया है, जिसके लिए एक डिजिटल लाइब्रेरी अलग से बनाई जा रही है, जिससे कि हम देख सकते हैं कि फैसलों को 16 क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवादित हो रही है। जब G20 सर्वे अदालतों की बात करते हैं, तो यह संवैधानिक अदालत के रूप में प्रमुख शिखर सम्मेलन है। जब G20 शिखर सम्मेलन की बात करते हैं, तो 2023 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में हुआ था। 2024 में इसका आयोजन ब्राजील में किया जाएगा, जो कि सर्वोच्च ब्राजील के संघीय सर्वोच्च अदालत द्वारा हो रहा है। भारत और फिलीपींस में बढ़ेगी समुद्री सहयोग, नौसेना के युद्धपोत पहुंचे मनीला। तो हम देख सकते हैं किस तरह से समुद्री सहयोग में इजाफा देने के लिए, और जब हम बात करते हैं लुक ईस्ट पॉलिसी की और पैसिफिक ओशियन के विषय में, तो भारत की नीतियों को देख सकते हैं कि किस तरह से सभी देश साउथ एशिया के देशों के साथ उनकी जो रणनीति है, साझेदारी है, बायलैटरल रिलेशनशिप है, उनको बढ़ाया जा रहा है। किस तरह से तैनात किए गए 3 मुख्य युद्धपोत, जिसमें INS दिल्ली, शक्ति और किल्टन मनीला पहुंच चुके हैं, जो कि दक्षिण चीन में भारतीय नौसेना के परिचालक संबंधित हिस्सेदारी को दिखाते हैं। किस तरह से दीर्घकालीन मित्रता और समुद्री सहयोग की मजबूत करने के लिए यह साझेदारी अभ्यास यहाँ पर किया जा रहा है। जब बात करते हैं किशोर पर वयस्क के रूप में मुकदमा चलाने के लिए अनुमति के लिए कोर्ट जाएगी पुणे पुलिस। हाल ही में हमें देखने को मिला था कि किस तरह से कल्याण नगर में 17 साल के युवा के द्वारा 2 व्यक्तियों को कार दुर्घटना के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी, जिसके ऊपर किशोर के खिलाफ वयस्क के रूप में मुकदमा चलाने के लिए कोर्ट से अनुमति मांगी, क्योंकि किशोर न्यायालय बोर्ड के द्वारा उसी दिन किशोर को सड़क दुर्घटना पर एक निबंध लिखने के लिए उसे जमानत दे दी गई थी, जिसकी कड़ी आलोचना की गई, तथा उसके ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 304, जो कि गैर इरादाना हत्या और मोटर वाहन अधिनियम की धारा के कुछ मामले दर्ज करने के लिए अनिवार्य है कि कोर्ट से अनुमति ली जाए। जब हम किशोर न्यायालय बोर्ड की बात करते हैं, तो उन्होंने जमानत दे दी और कहा है कि 15 दिन के भीतर उन्हें निबंध प्रस्तुत करना होगा और कुछ विनियमों का अध्ययन करना होगा, जो कि उचित नहीं है। अनिवार्य है कि पूर्ण रूप से कार्रवाई की जाए। कृत्रिम मेधा से संभावनाओं के साथ जोखिम बढ़ने की आशंका है। तो हम देखते हैं किस तरह से AI से संबंधित जो जोखिम है, जो समस्या है, वो बढ़ते जा रही है, चाहे वो डीपफेक हो या फिर ऑनलाइन फ्रॉड हो या फिर अन्य समस्या। जब हम बात करते हैं डिजिटल हैकिंग की, सभी समस्या हमें देखने के लिए मिलती है। किस तरह से AI संचालित मैलवेयर जालसाजी के खतरे को बढ़ाता जा रहा है। वही साइबर आर्क की पहचान सुरक्षा खतरा रिपोर्ट 2024 के अनुसार 18 देशों में से 2400 साइबर सुरक्षा जानकारियों के बीच कराए गए सर्वेक्षण पर आधारित कहा गया है कि किस तरह से मशीन की पहचान बढ़ाने और तीसरे एवं चौथे पक्ष के जोखिम के बारे में साझा करते हैं, साइबर रिंग का निर्णय लेते हैं। जब साइबर रिंग की यहाँ प्रीलिम से संबंधित याद रख सकते हैं कि साइबर रिंग किससे संबंधित है, तो साइबर रिंग कृत्रिम मेधा AI आर्टिफिशियल जनरेशन से संबंधित है, जिसमें हम बात करते हैं किस तरह से साइबर रिंग का आशय कंप्यूटर सर्वर या और एप्लीकेशन और प्रौद्योगिकी उपकरणों की सही स्थिति में बनाए न रखने पर आने वाली लागत है। तो साइबर रिंग है, अगर कोई भी टेक्नोलॉजी आपके द्वारा प्रयोग की जाती है पर उनकी स्थिति उचित नहीं है,
यह उन पर आने वाली लागत को साइबर रिंग कहा जाता है। किस तरह से कुशल और अकुशल दोनों तरह के मैलवेयर, एआई संचालित मैलवेयर और जालसाजी की बढ़ती क्षमताओं को देखते हुए देखते किस तरह से एआई के माध्यम से निरंतर जोखिम बढ़ते जा रहे हैं। बलात्कार और हत्या के मामले में दोषी को मृत्युदंड हो तो केरल हाईकोर्ट के द्वारा यह सजा सुनाई गई। किस तरह से 2016 में जो फैसला सुनाया गया था उसके ऊपर उन्होंने कहा, जिस तरह से जब हम बात करते हैं आईपीसी भारतीय दंड संहिता की धारा 449 जो कि मौत की सजा वाले अपराध को अंजाम देने के लिए घर में अनाधिकृत प्रवेश के लिए, धारा 342 जो कि अनुचित रूप से कैद करके रखने के लिए, धारा 302 जो कि हत्या के लिए, 376 जो कि बलात्कार के लिए, 376 ए जो बलात्कार करने के दौरान मौत की वजह के कारण, इन सभी विषयों पर होने वाली संभावनाओं को इन सभी विषय पर होने वाले कारणों के कारण यह धारा लगाई जाती है। प्रतिस्पर्धा आयोग को समय के साथ चलने की जरूरत है। अटॉर्नी जनरल, तो अटॉर्नी जनरल आर वेंकटा रमने के द्वारा है कहा गया। जब आर्टिकल की बात करते हैं, आर्टिकल 76 के अंदर अटॉर्नी जनरल की बात की जाती है। किस तरह से उनके द्वारा कहा गया कि प्रतिस्पर्धा के नजरिए से निजता की रूपरेखा को स्थापित करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रतिस्पर्धा आयोग भी सभी प्रतिस्पर्धा नियामक डिजिटल बाजार के उभरते हुए रुझान को देखते हुए उनके लिए जरूरी है कि वह जो प्रतिस्पर्धा है उसको बनाए रखे और डिजिटल प्रतिस्पर्धाओं को किस तरह से विधेयक को लेकर आए या फिर किस तरह के प्रस्तावित कानून होने चाहिए ताकि इंटरनेट और डिजिटल की दुनिया में भी जो प्रतिस्पर्धा है उसकी गतिशीलता बनी रहे और वह अपने आधार पर कार्य करती रहे। नाबालिग से सामूहिक बलात्कार और भट्टे में जला देने के कारण 2 दोषियों को मौत की सजा। तो राजस्थान के भीलवाड़ा में पोस्को अदालत ने एक नाबालिग के साथ सामूहिक बलात्कार करने तथा उसे कोयले भट्टे में जला देने के कारण 2 दोषियों को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। यह सजा अदालत ने दुर्लभ से दुर्लभतम मानते हुए दोनों दोषियों को मौत की सजा सुनाई है। तो साक्ष्य मिटाने के आरोप में भी व्यक्तियों को किया गया था। किस तरह से 10 महीने के अंदर यह फैसला सुनाया गया है, जब 14 वर्ष की नाबालिग के साथ कथित रूप पर यह सभी कार्य किए गए थे, जो कि कालबेलिया समुदाय के आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। तो हम देख सकते हैं दुर्लभ से दुर्लभतम मानते हुए पोस्को के अंदर मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है। तकनीक में विकसित देशों से आगे भारत। तो किस तरह से हाल ही में देखने मिला कि किस तरह से यूपीआई के माध्यम से लेन देन और टेक्नोलॉजी हब बनता जा रहा है कि निरंतर देशों के द्वारा यूपीआई को अपनाया जा रहा है। किस तरह से भूटान, मलेशिया, यूएई, सिंगापुर, ओमान, कतर, रूस, फ्रांस, श्रीलंका, मॉरिशस के द्वारा यूपीआई के माध्यम से सीधा लेन देन किया जाता है, जिसकी वजह से हम बात करते हैं पर्यटन की या फिर अन्य सभी के द्वारा पेमेंट करने की, तो यूपीआई के माध्यम से सीधी पेमेंट की जा सकती है। इसी के साथ भारत सरकार द्वारा यूपीआई के देशों के बीच में जो इनके बीच में बात चल रही है उसमें ब्रिटेन, नेपाल, थाईलैंड, सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, बहरीन, जापान, फिलीपींस जैसे देश शामिल है। किस तरह से भारत के छोटे से छोटे गांव को अब मोबाइल फोन के साथ जोड़ा जा चुका है। किस तरह से लेन देन की सुविधा को आसान बनाया जा रहा है। भारत में 99% बैंकिंग प्रणाली के साथ जुड़ सकता है, जुड़ चुका है, जिसकी वजह से ग्रामीण क्षेत्र में तथा गरीब व्यक्ति भी बैंक खाते खुले होने की वजह से मोबाइल टू मोबाइल पैसे ट्रांसफर कर सकता है और नगद की बजाय डिजिटल कैश के माध्यम से अपना लेन देन कर सकता है। इसके जरिए 182 लाख करोड़ रुपए का लेन देन दुनिया भर में सबसे अधिक हुआ है। तो हम देख सकते हैं किस तरह से यूपीआई का प्रयोग विश्व स्तर पर किया जा रहा है। 30 करोड़ लोग यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं और हाल ही में रुपए क्रेडिट को भी यूपीआई के साथ जोड़ने की बात की जा रही है। किस तरह से रुपए को यूपीआई के साथ जोड़ा जाएगा और उसके माध्यम से हमें देखने के लिए मिला था किस तरह से यूएई के साथ हो रहे समझौते में यूएई और भारत के मध्य जो भी व्यापार होगा वह यूपीआई के द्वारा लेन देन और रुपए और यूएई के कार्ड के साथ भी उनको जोड़ा जाएगा ताकि उनके साथ लेन देन को आसान किया जा सके और अधिक डिजिटल विकास और आर्थिक विकास को परस्पर जोड़ा जा सके, ताकि मध्य वर्ग की जो आबादी है वह भी इसकी प्रयोग कर सके और लोगों के बीच में डिजिटल जागरूकता आ सके। दुनिया भर में सबसे बड़े रिटेल चेन कंपनियों
कंपनियां जो कि भारत में निवेश कर चुकी है या करना चाहती है, वह भी इनके माध्यम से देखा जाता है किस तरह से ई कॉमर्स बाजार में तेजी देखने के लिए मिलती है, जहाँ की ऑनलाइन खरीद बाजार 160 अरब डॉलर से भी अधिक है, जो कि 2023 में 57 से 60 अरब डॉलर थी। इसी को देखते हैं किस तरह से भारत के वोपिन ऐप ने कोविन ऐप के माध्यम से इतनी बड़ी आबादी का रियल टाइम डाटा अपने पास सुरक्षित रखा और संचालित रूप से सभी को कोविड 19 के माध्यम से टीका लगाएगा। किस तरह से डिजिटलीकरण के माध्यम से देखा जाता है कि इतने बड़े डाटा को संरक्षित रखा गया। 2047 तक अगर भारत को विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करना तो इसीलिए अनिवार्य है, जिसमें प्रौद्योगिकी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी तथा उनके लक्ष्य को हासिल करने में मदद करेगी। जब बात करती है तभी संभव है जब तकनीकी ढांचा मजबूत होगा। किस तरह से भारत में गांव गांव तक इंटरनेट पहुंचाना और इंटरनेट में मोबाइल एप्लीकेशन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार देश में 44.2 करोड़ ग्रामीण इंटरनेट का प्रयोग करते हैं, जो कि शहरी उपभोक्ताओं से अधिक है। जब भारत की बात करते हैं तो भारत में 82.1 करोड़ लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें 37.8 करोड़ लोग शहरी तथा 44.2 करोड़ यूजर ग्रामीण इलाके से संबंधित है। वही देखते हैं किस तरह से किसान वैसे ही फसल उगा रहा है जिसे जिससे वह उगाने से लाभ होगा। किस तरह से किसान को भी डायरेक्ट पेमेंट बेनिफिट के माध्यम से जोड़ा जा रहा है और उनको वह सभी सुविधाएं प्रदान की जा रही है। इसके अलावा किस तरह से मौसम संबंधी जानकारी और अन्य संबंध समस्याएं किस फसल के लिए किस मौसम में कितनी वर्षा आने वाली सभी की जानकारी दी जा रही है, जिसकी वजह से किसान भी मौसम अनुकूल फसल उगाने के लिए तत्पर है। 3 में से 1 युवाओं को उच्च रक्तचाप का शिकार हाई ब्लड प्रेशर की बात करते हैं, जो कि वयस्कों को अधिक प्रभावित कर रहा है, जिसमें 90% लोग ऐसे उन्हें यही नहीं पता कि उनका रक्तचाप अधिक बढ़ चुका है। जब बात करते हैं खून का बहाव अत्यधिक तेज हो जाने के कारण कभी कभी यह बढ़ने लगता है। यही कारण है कि लंबे समय तक इलाज ना कराने के कारण यह गंभीर स्थिति उत्पन्न कर देता है, जिसकी वजह से विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए अनिवार्य है कि वक्त वक्त पर जांच कराई जाए। जब लक्षण होते हैं तो उनके ऊपर ध्यान देना अनिवार्य है। किस तरह से रक्तचाप बढ़ने के कारण विभिन्न प्रकार की समस्या देखने के लिए मिलती है। इसलिए रक्तचाप को साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है, जिसके कारण अत्यधिक बढ़ने के कारण तनाव, घबराहट और मृत्यु जैसी घटनाएं देखने के लिए मिलती है। इसलिए इसे साइलेंट किलर कहा जाता है। जब उम्र बढ़ने के साथ साथ जेनेटिक कारणों के कारण भी रक्तचाप बढ़ता है, जिसमें आहार भी अत्यधिक महत्व रखता है कि आप किस प्रकार का भोजन खाते हैं। इसलिए अनिवार्य है कि नमक की लिमिटेड क्वांटिटी में खाया जाए, अत्यधिक इस तरह का खाना ना खाया जाए, शारीरिक व्यायाम किया जाए, शराब आदि सेवन ना किया जाए ताकि रक्तचाप ना बढ़े, जीवन शैली में बदलाव किया जाए, स्वस्थ खाना खाया जाए, तंबाकू सिगरेट का प्रयोग ना किया जाए, क्रियाशील रहा जाए, कसरत किया जाए, ध्यान लगाया जाए, मेडिटेशन के द्वारा कैफीन या कॉफी या चाय का अधिक सेवन ना किया जाए, जिसकी वजह से यह सभी समस्या उत्पन्न हो। यूक्रेन युद्ध से चीन और रूस के संवाद रिश्ते बेहतर हुआ। हमें देखने के लिए मिला किस तरह से पिछले 2 वर्षों में रूस और चाइना के जो रिश्ते हैं उनमें परिवर्तन हुआ है। किस तरह से 70% मशीन उपकरण और 90% माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक जो रूस आयात करता है वह चीन से ही आते हैं। इसमें हाल ही में देखने के लिए मिला था कि अमेरिका ने चीन और हांगकांग स्थित 20 कंपनियों को पर प्रतिबंध घोषित कर दिया था, जिसका कारण था कि अन्य कंपनियों और तकनीकी उत्पादकों को रशिया के द्वारा भेजना। जबकि हम देखते हैं किस तरह से पश्चिम देशों के द्वारा रशिया के ऊपर प्रतिबंध लगाए हुए। भाई जब थिंक टैंक कार्गो अडाउटमेंट के चीन के कस्टम डाटा की बात करते हैं, किस तरह से उनके विश्लेषण के द्वारा चीन हर महीने करीब 30 करोड़ डॉलर कीमत के उपकरण रूस को भेजता है। यह वाणिज्य और सेना में इस्तेमाल होने लायक है। जब हम बात करते हैं किस तरह से इनका दोहरा इस्तेमाल किया जा रहा है, इस सूची में उन्हीं उपकरणों को शामिल किया गया है जिसे अमेरिका के द्वारा उच्च प्राथमिकता के रूप से नामित किया गया है, जो कि ड्रोन बनाने के लिए, टैंक बनाने के लिए, हथियार बनाने के लिए आवश्यक है। वही पश्चिमी देशों के रूस पर प्रतिबंध लगने के बाद भी चाइना रूस के लिए कार, कपड़े, कच्चा माल के साथ साथ अन्य उत्पादकों का भी निर्यात निरंतर बढ़ता रहता है। जब हम देखते हैं 2023 में चीन और रूस के बीच में 240 अरब डॉलर का निर्यात हुआ है, जबकि 2021 के मुकाबले है 64% अधिक है। तो कितना अधिक निर्यात देखने के लिए मिलता है। किस तरह से जब वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते हैं तो चीन और रशिया के माध्यम से और पश्चिमी
देशों की वजह से किस तरह की स्थिति उत्पन्न होगी, यह देखने के लिए देखना होगा। लंदन से लौटे कई भारतीय नर्सें, तो यहाँ देखने को मिला किस तरह से लंदन में बिना कंपनी की जांच पड़ताल किए उन्हें उनके द्वारा फर्जी कंपनियों के द्वारा उत्पन्न होने से फर्जी कंपनियों के द्वारा जो समस्या उत्पन्न हुई उसकी वजह से वहां कार्य कर रही व्यक्तियों को उसकी वजह से भारत वापस लौटना पड़ेगा। जब वहां की बात करते हैं कि ब्रिटेन में किस तरह से कंपनियों के द्वारा ही उन व्यक्तियों को प्रशासन की जांच की जाती है कंपनियों की, तथा उनके बाद उन कंपनियों के द्वारा लाए गए व्यक्तियों को नौकरियां प्रदान की जाती है। यहाँ देखने के लिए मिला है कि कंपनियों की उचित जांच ना होने की वजह से फर्जी कंपनियां निकली, जिनके बाद अब उनके प्रशासनिक वीजा को कैंसिल कर दिया गया तथा उनके द्वारा जो भी व्यक्ति कार्य पर लगाए गए थे उन्हें हटाया जा रहा है। किस तरह से 7,000 लोगों में से 4,000 भारतीय नर्सें हैं, जो कि 94% मामलों में के द्वारा कंपनी द्वारा पंजीकरण रद्द करने के मामले सामने आए हैं। किस तरह से देखने के लिए मिलता है कि जो युवा या व्यक्ति भारत से अन्य देशों में जाकर कार्य करते हैं, वह बड़े स्थिति में कर्ज लेकर वहां जाते हैं तथा वहां कार्य करते हैं, जिसमें उनकी कोई गलती ना होने की वजह के कारण भी उन्हें इस समस्या का सामना करना पड़ेगा, जो कि कंपनियों के द्वारा उत्पन्न हो रही फ्रॉड के कारण उत्पन्न हुई एक स्थिति। निर्यात संबंधित नई रणनीतियों की जरूरत, तो किस तरह से विदेशी व्यापार नीति में परिवर्तन किए जाए ताकि निर्यात को और अधिक बढ़ाया जा सके। जब हम भारत की बात करते हैं, भारत के द्वारा अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए पड़ोसी प्रथम दक्षिण पूर्व एशिया देश ईस्ट एक्ट ईस्ट नीति तथा मुक्त व्यापार समझौते, लॉजिस्टिक नीति, नई विदेश नीति 2023 जैसे परिवर्तन हमें देखने के लिए मिलते हैं। जब हम बात करते हैं मुक्त व्यापार समझौतों की, तो भारत के द्वारा अब तक 3 देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते किए जा चुके हैं, जिसमें एफ्टा, ऑस्ट्रेलिया और यूएई के द्वारा हमें देखने के लिए मिलता है किस तरह से उनके द्वारा यह समझौते किए गए हैं। भाई जब हम देखते हैं किस तरह से अब तक भारत अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान के साथ भी व्यापार को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। किस तरह से हाल ही में देखने के लिए मिला था कि पाकिस्तान के स्वार्थी रवैये ने दक्षिण एशिया मुफ्त व्यापार क्षेत्र को दक्षिण एशिया के आंतरिक क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा देने से रोक दिया। वही देखते हैं किस तरह से भारत के द्वारा आरसेप को नहीं अपनाया गया था, क्योंकि वह उसकी आर्थिक कारोबारी नीतियों के मद्देनजर उचित नहीं समझते थे, जो कि 2020 में अस्तित्व में आए थे। किस तरह से भारत ने यूरोप के 4 देश समूहों के साथ, जो कि यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ सेवा और वस्तु और सेवाओं के बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है, जिसमें 15 साल तक 100 अरब डॉलर का 15 सालों तक निवेश करेंगे तथा उनके साथ मुक्त व्यापार समझौता किया गया है। एफ्टा से संबंधित देशों में निर्यात बढ़ाने की ओर ध्यान दिया गया है। किस तरह से भारत में दुनिया की सबसे युवा आबादी है और उन्हें अधिक कौशल प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है, ताकि बढ़ते हुए सेवा क्षेत्र को और बढ़ते हुए निर्यात में के साथ साथ उन्हें अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ा जा सके और अर्थव्यवस्था में उनकी क्षमता का प्रयोग किया जा सके। डिजिटल डिविडेंड के माध्यम से प्रयोग किया जा सके, घरेलू संरचनात्मक सुधार किए जा सके, विनिर्माण किया जा सके, वैश्विक पूर्ति श्रृंखला के साथ जुड़ा जा सके, बुनियादी ढांचे को उचित निवेश किए जा सके, हरित क्रांति के ऊपर निर्भरता बढ़ाई जा सके, ताकि यह आगे से भारत के उसमें निर्यात कर सके। उसके अलावा प्रवासी भारतीय द्वारा प्रतिवर्ष जो धन भेजा जा रहा है उसकी भी बढ़ती हुई दिख रही है। किस तरह से दुनिया में G20 के बाद भारत की अहमियत बढ़ गई, तो उस स्थिति को लेकर और अधिक रफ्तार से आगे बढ़ा जाए और अपनी स्थिति को मजबूत बनाया जाए। विश्व व्यापार निर्यात के स्तर पर मजबूत कदम उठाए जाए, ताकि पड़ोसी देश और आसियान देशों के साथ व्यापारिक समझौते को बढ़ाकर उनके साथ इस तरह की नीतियां लागू की जा सके, जिससे भारत के व्यापारियों और किसानों तक फायदा पहुंचाया जा सके। भारत द्वारा ओमान, ब्रिटेन, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, इजराइल, गल्फ कंट्री काउंसिल और यूरोपीय संघ के साथ साथ एफटीए को शीघ्रता पूर्णांक अंतिम रूप से
ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि निर्यात बढ़े और आयात का ढेर ना लगे। भारत चीन से आयात में भी नियंत्रण किया जाएगा। हाल ही में देखने के लिए मिला था कि भारत का चीन से आयात करना निरंतर बढ़ता जा रहा है, जो कि 2022-23 फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले काफी अधिक था। वही लंबे समय से आवागमन और दूरसंचार को भी तटीय देशों के आसपास जो जो हमारी तटीय सीमा के आसपास देश है उनके ऊपर अधिक ध्यान दिया जाए और उनके साथ भी रणनीति बनाई जाए ताकि दूरसंचार प्रौद्योगिकी सेवा निर्माण के साथ साथ तुलनात्मक रूप से बढ़ाए जा सके। और यह ध्यान रखने वाली बात है कि सेवा निर्यात के क्षेत्र में लगातार प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। ऐसे में स्थिति में भारत को डिजिटल सेवा निर्यात में तेजी से वृद्धि करनी होगी और उसके साथ साथ सेवाओं में की गुणवत्ता, दक्षता, उत्कृष्टता और सेवा सुरक्षा को लेकर भी ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि भारत अपने निर्यात में विविधता ला सके और उभरते हुए क्षेत्र में भी निरंतर अपनी मजबूती बनाए रख सके। इन्हीं रणनीतियों के साथ साथ निरंतर बढ़ता रहे और भारत चालू वर्ष 2023-24-25 में वस्तु निर्यात में को 500 अरब डॉलर के संभावित स्तर तक पहुंचने की के लिए निर्यातिक चुनौतियों के प्रतिकूल कार्य करता रहे। साथ ही सरकार द्वारा 2030 तक 200 अरब डॉलर का निर्यात लक्ष्य हासिल करने की कगार पर तेजी से आगे बढ़ सके। विमान की चपेट में आकर 40 राजहंसों की मौत। तो हाल ही में देखने को मिला था किस तरह से मुंबई में कथित तौर पर विमान की चपेट में आने से 40 फ्लेमिंगो की मृत्यु हो गई है, जो कि घाटकोपर इलाकों में 32 राजहंस के सब बरामद हुए। जब रशियन एसोसिएशन फॉर वर्ल्ड लाइफ वेलफेयर के द्वारा यह बताया है किस तरह से इतने अधिक संख्या में पक्षी की मृत्यु हुई है, तो हवाई अड्डे प्राधिकरण को वन विभाग और वन्य जीव वैज्ञानिकों ने मिलकर स्थिति का उन्मूलन किया है। किस तरह से संघर्ष शमन को प्रतिबंधित किया जाए, रोका जाए और ऐसा क्या कारण था जिसकी वजह से समस्या हुई। हम देखते हैं किस तरह से अमीरात एयरलाइन के विमान की चपेट में आकर यह पक्षी की मृत्यु। क्या इतनी बड़ी संख्या में पक्षी पायलट की रडार पर नजर नहीं आए थे? इनका क्या कारण था? इसकी जांच होनी अभी बाकी है। जब हम बात करते हैं थाने नेटक नेट ने जो बताया कि किस तरह से थाने जो है क्रीक फ्लेमिंगो सेंचुरी में लगभग 1 लाख राजहंस उड़ते हैं, जो कि एक रामसर साइट है जिसमें इतनी बड़ी संख्या में राजहंसों की मृत्यु में देखने के लिए मिली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आंसर।